गाइस, हमारे बचपन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरता है और हम चाहते हैं कि वो कभी भी हमसे जुदा ना हो। लेकिन क्या अगर किस्मत में कुछ ऐसा हो कि वो आपसे अलग हो जाएं, तो आप कैसा फील करेंगे और उनके बिना ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। गाइस, आज का हमारा ड्रामा कुछ इसी बारे में है। लेकिन ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, ड्रामा स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें बहुत ही खूबसूरत सा शंघाई सिटी दिखाया जाता है। फिर हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जिनका नाम है येनजाओ। ये एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। ये पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ के बारे में भी सोच रहे होते हैं। फिर येनजाओ पूल से निकलता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हम एक प्रोजेक्ट में हार गए हैं। तो इसकी बात पर येनजाओ कहता है कि ये तुम्हारे काम का पहला दिन नहीं है और तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में हार का कोई लफ्ज ही नहीं है। तुम मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो और मैं डेविस से खुद मिलने जाऊंगा प्रोजेक्ट के सिलसिले में। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि येनजाओ डेविस के ऑफिस पहुंच चुका है और फिर डेविस के लिए कॉफ़ी भी ऑर्डर करता है। फिर वो अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर डेविस के ऑफिस के अंदर आता है। डेविस उसे कहता है कि तुम यहाँ अगर प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं अपनी डील को अब तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। जिस पर येनजाओ कहता है कि आप मुझे एक मरतबा मौका तो दें, अगर आपको फिर भी लगे तो बेशक आप मत कीजिएगा। फिर येनजाओ डेविड और उसके कुलीग के सामने प्रेजेंटेशन देता है और ये डेविस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को रिकन्सिडर करूँगा और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में बूजैन को दिखाया जाता है जो कि याओजैन के फादर हैं। याओजैन अपने फादर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें पता चल ही गया कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक टेस्ट था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर पे वापस आ जाओ और मेरी कंपनी का काम संभालो। फिर बातों बातों में इसके फादर की तबीयत खराब हो जाती है और वो इसे बगैर बताए ही कॉल कट कर देते हैं। फिर येनजो अपना कोट हटाता है तो उसके अंदर हमारी मेल लीड की तस्वीर लगी होती है जिसका नाम है जाओमिंग। इस पिक्चर को देखते देखते येनजो को पुराने दिनों की याद आ जाती है कि जब ये फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री छोड़कर जा रहा था तो इसके डैड, आंटी और शाओमिंग इसे सी ऑफ करने के लिए आते हैं। इसके डैड इससे कहते हैं कि तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। वहीं शाओमिंग इसके हाथ में कुछ देती है और कहती है कि इसे बाद में पढ़ लेना। फिर येनजो आगे बढ़ने लगता है तो अपना हाथ खुलकर देखता है। इसमें शाओमिंग की तस्वीर होती है तो वह पीछे मुड़ता है और शाओमिंग को देखकर मुस्कुराता है। उसने शाओमिंग से वादा किया होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारी 22वीं बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा। साथ ही येनजाओ के घर का दिखाया जाता है कि उसके फादर के असिस्टेंट उससे कहते हैं कि हमारे काम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और हम सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और किंग शैन जो कि आपके बिजनेस पार्टनर हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द इस बात को संभालना होगा। वहीं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि येनजाओ के फादर ऑफिस आते हैं। वहीं किंग शैन भी होते हैं और वो उसके फादर से अपनी चेयर उठाकर सामने वाली जगह पर जाके रख देते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। उनके हाथ में चेज होता है जिसे देखकर वो कहते हैं कि इंसान को हमेशा मजबूत होना चाहिए वरना तो लोग दगा दे देते हैं। साथ ही में हमें येनजाओ दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। वो इतना अच्छा प्लेयर होता है कि बहुत अच्छे से अपना गेम हैंडल कर रहा होता है और साथ ही वहीं खड़े लोग येनजाओ की तारीफ कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये सबसे अच्छा प्लेयर है और बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ याओजैन के फादर सबको बताते हैं कि आज मैंने बोर्ड मीटिंग इसलिए बुलाई है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को सारी अथॉरिटीज़ दे दूँ। वो 2 साल से ट्रेनिंग पे गया हुआ है और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। वो वहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर मेरा बिजनेस संभालेगा। साथ ही बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ याओजैन अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। वो उन्हें बताता है कि मैं अपनी कंट्री वापस जा रहा हूँ, जिस पे पहले तो वो उदास होते हैं और कहते हैं कि चलो आज हम फन करते हैं। यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि याओजैन की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसके आसपास लड़के ही लड़के होते हैं। वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश भी करता है और ये चीज़ याओजैन देख लेता है। ये बात क्योंकि उस लड़की को पता नहीं होती, वो ड्रिंक पी लेती है और फिर ड्रंक हो जाती है। फिर वो लड़की क्योंकि ड्रंक होती है तो गिरने लगती है और याओजैन उसकी हेल्प करता है। इतने में यहाँ वो गुंडे आ जाते हैं और याओजैन से लड़ने लगते हैं। लेकिन याओजैन क्योंकि एक बहुत अच्छा फाइटर होता है तो वो बहुत अच्छे से लड़ाई करता है। लेकिन फिर अचानक से वो लड़का चाकू निकालता है और याओजैन के हाथ पे मार देता है। डॉक्टर याओजैन से कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम 2-3 दिन बाद चले जाना। लेकिन याओजैन कहता है कि नहीं, मुझे जाना होगा और बाय प्लेन अपने मुल्क आ जाता है। हालांकि उसके हाथ पर भी लगी होती है लेकिन फिर भी वो अपने डैड की बात मानता है। वो जैसे ये मंजर देखता है उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि किस तरह शाओमिंग उसे पुकार रही थी और रो रही थी और उसका ये कहना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। साथ ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है। वहाँ शाओमिंग की डायरेक्टर खड़ी होती हैं और वो शाओमिंग से कहती हैं कि क्या तुम तैयार हो। तो शूटिंग स्टार्ट होती है। शाओमिंग एक होस्ट है जो कि बच्चों के शो करती है और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।
इनकी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शाओमिंग मेकअप रूम में बैठी होती है तो यहाँ पे इसका फ्रेंड आता है और इसकी बहुत तारीफ करता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर लड़का आता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए डिलीवरी आई है तो जाकर साइन कर दो। शाओमिंग बाहर आकर देखती है लेकिन यहाँ पे कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं होता तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फिर भी कोई डिलीवरी बॉय नजर नहीं आता और अचानक से फूलों की बारिश होने लगती है। शाओमिंग ये देखकर अचानक घबरा जाती है, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। वो अपने हाथ में फूल लेती है और उसे अचानक से बात याद आ जाती है जो उसने यांग शॉ से कही थी कि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होंगी तो मेरी उम्र 22 साल होगी और तुम मुझसे मिलने आओगे। वो अचानक से पीछे मुड़कर देखती है तो ऊपर यांग शॉ खड़ा होता है। वो जैसे ही यांग शॉ को देखती है वो बहुत हैरान हो जाती है। वहीं यांग शॉ को भी दिखाया जाता है कि वो शाओमिंग को देखकर बहुत खुश हो रहा है। फिर शाओमिंग भागती हुई आती है और यांग शॉ के गले लग जाती है। ये सीन देखने में बहुत ही हार्ट टचिंग होता है। फिर यांग शॉ उससे कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारा वादा याद था जो तुमने मुझसे इतने साल पहले किया था और मैं अपना वादा नहीं भूला, मैंने अपना वादा पूरा किया है। फिर शाओमिंग यांग शॉ का हाथ देखती है और उसके हाथ पे बैंडेज करने लगती है। फर्स्ट एड में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो सामान लेने अंदर जाती है और यांग शॉ उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं शाओमिंग के घर का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मदर बैठी होती हैं और वो शाओमिंग से कहती है कि तुम वापस आ गई। तो येंजाओ उसके पीछे से निकलकर अंदर आता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं सिस्टर हुआ जो इनके घर की मेड है और इनसे काफ़ी अटैच हैं, वो भागती हुई आती हैं और येंजाओ के गले लग जाती हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने येंजाओ को पाला है और ये उससे बहुत अटैच्ड हैं। वहीं येंजाओ के फादर भी आ जाते हैं और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। अब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो येंजाओ के फादर कहते हैं कि बेशक तुमने बहुत कुछ सहा होगा जब तुम बाहर थे, जिस पर शाओमिंग की मदर कहती हैं कि तुम बहुत बेहतर हो गए हो। फिर येंजाओ शाओमिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया मगर कुछ तुम्हें दिला दूंगा, जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तुमने मुझ पर फूलों की बारिश भी तो की थी। फिर येंजाओ के फादर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो गिफ्ट खोलकर देखती है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस होता है। साथ ही शाओमिंग की मदर का फेस दिखाया जाता है और इनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको याओजेन और शाओमिंग का मिलना अच्छा नहीं लग रहा। फिर याओजेंग अपने फादर से कहता है कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि तुम अभी तो फ्लाइट लेकर आए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर कल से ज्वाइन करना। फिर ये लोग सब मिलकर याओजेंग के वापस आ जाने पर टोस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन याओजेन के फादर के रूम का दिखाया जाता है कि वो याओजेन से बात कर रहे हैं। याओजेन बातों बातों में उनसे कहता है कि मैं अपनी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता। तो उनके फादर कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो लोग बातें बनाएंगे। तो याओजेन अपने फादर से कहता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं इसलिए बाहर से वापस नहीं आ रहा। खैर नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि रोशनी की वजह से याओजेन की आंख खुलती है। वो रूम का गेट खोलता है तो शाओमिंग उसके लिए नाश्ता लेकर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही शाओमिंग उसके फेस की तरफ देखती है तो याओजेन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती और उसे बहुत तेज बुखार होता है। वो बुखार की वजह पूछती है तो याओजेन कहता है कि हो सकता है कि मेरा जख्म खराब हो गया हो जिसकी वजह से मुझे बुखार चढ़ गया। फिर शाओमिंग उससे कहती है कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, जिस पर वो कहता है कि मेरा 10 बजे इंटरव्यू है। लेकिन शाओमिंग उसकी बात नहीं मानती और उसे रूम से लेकर निकलने लगती है। यहाँ अचानक से इनका पैर मुड़ता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ये सिचुएशन वैसे भी बहुत एम्बैरेसिंग सी होती है कि येंजाओ शाओमिंग के करीब आने लगता है। शाओमिंग शर्म से अपने चेहरे पे हाथ रख जैसे ही येंजाओ शाओमिंग के करीब आता है उसे वो पुराने डेज याद आ जाते हैं जब वो कॉलेज लाइफ में थी, कि उसे शावर लेना होता है और गर्ल्स के शावर रूम में जगह नहीं होती तो वो एडमिन के रूम में शावर लेने की करती है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है वहाँ से याओजेन निकलता है और इसे लगता है कि कोई सर है तो ये माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। वही येंजाओ भी आवाज़ बदलकर इसका मजाक उड़ाने की करता है। फिर जैसे ही इसे पता चलता है कि येंजाओ है तो ये इसके पीछे भागती है और क्योंकि शाओमिंग भी येंजाओ को बहुत पसंद करती है तो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता और वो शाओमिंग के करीब आने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं कि अचानक से येंजाओ हंसने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। येंजाओ के जाते ही शाओमिंग अपनी आंखें खोलती है और उसे बहुत एम्बेरेस्ड फील हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। शाओमिंग येंजाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये यहाँ से जाने लगती है कि इतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और इत्तेफाक से शाओमिंग इसे जानती है। इसका नाम होता है सीजी। ये अपने आप को येंजाओ के आगे इंट्रोड्यूस कराता है और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन शाओमिंग की इसके साथ क्लोजनेस देखकर येंजाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ से जाता है और शाओमिंग येंजाओ को फिर से सीट पर बिठा देती है और उसके करीब आकर कहती है कि तुम फिर से भाग मत जाना, मेरा वेट करना। ये कहकर ये यहाँ से जाती है और पीछे से येंजाओ उसकी पिक्चर्स ले लेता है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर शाओमिंग हॉस्पिटल के काउंटर पे आती है और बिल पे कर रही होती है। इत्तेफाक से पीछे एक बच्चा बैठा होता है जो कि ब्लाइंड होता है और उस बच्चे का नाम टियांगकांग होता है। वो जैसे ही शाओमिंग की आवाज़ सुनता है वो उसकी आवाज़ पहचान जाता है। फिर शाओमिंग उसके करीब जाती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ।
वो शॉमिंग से कहता है कि मुझे आपके सारे शोज पसंद हैं और मैंने सब देखे हैं। शॉमिंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। तो वो बच्चा शॉमिंग से कहता है कि हमारे स्कूल में एक इवेंट है, तो आप वहाँ पर ज़रूर आना। शॉमिंग उससे पूछती है कि तुम अकेले हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तो इत्तेफाक से उसकी मम्मा आ जाती हैं और उसे वहाँ से ले जाती हैं। योंगकोंग की मदर का वेलफेयर होता है, तो वो अपना कार्ड शॉमिंग को देकर चली जाती हैं और शॉमिंग ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे लाइक करते हैं। वहीं दूर यांगशॉ भी खड़ा होता है और वो भी ये देखकर खुश हो रहा होता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो बहुत काइंड हार्टेड है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांगशॉ इंटरव्यू देने आता है, लेकिन इसकी फाइल देखे बगैर ही इंटरव्यूअर इसको मना कर देते हैं कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते। फिर ये दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर इसका रिज्यूम चेक किया जाता है। इसका रिज्यूम बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इसे मना कर दिया जाता है। फिर ये ऑफिस से बाहर निकलता है और कड़कती धूप में बहुत निराश हो रहा होता है कि मैं इतना अच्छा पढ़कर आया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपने फ्रेंड के साथ स्टूडियो से बाहर निकलती है। फिर उसके फ्रेंड को याद आता है कि वो ड्रेस की मैचिंग का नेकलेस भूल गया है, जिस पर शॉमिंग कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक नेकलेस है, मैं वही वेयर कर लूंगी। यहाँ कोई दूर से कार में इन दोनों को देख रहा होता है। फिर शॉमिंग का फ्रेंड कार लेने जाता है और शॉमिंग यहीं खड़ी होती है और अचानक से यहाँ पर एक वैन आ जाती है जो कि शॉमिंग के फ्रेंड की नहीं होती। इनमें से एक कैप वाला लड़का उतरता है और वो शॉमिंग उसको देखकर डर जाती है। वो शॉमिंग से कहता है कि आप हमारे साथ चलें, तो शॉमिंग कहती है कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। फिर वो शॉमिंग पर हमला करता है और पकड़कर शॉमिंग को अंदर ले जाता है। शॉमिंग बहुत पैनिक हो रही होती है कि उसका मोबाइल, पर्स, बैग वगैरह सब यहीं गिर जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यांगशॉ के फादर अपने ऑफिस में बैठ के वर्क कर रहे होते हैं। ये अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पर यांगशॉ आ जाता है, तो इनका एम्प्लॉय वापस बाहर चले जाता है। वो अपने फादर से कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं जानता हूँ कि कल जो भी हुआ वो आपकी ही वजह से हुआ, क्योंकि आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो यांगशॉ के फादर कहते हैं कि वो कंपनीज तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं थी। एक कंपनी तो बैंकक्रप्ट की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी कंपनी अभी अभी बनी है और उनका इतना बजट नहीं है। ये दोनों यहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं कि यांगशॉ के फादर के पास एक कॉल आती है, जिसे सुनकर वो पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम शॉमिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे ही यांगशॉ शॉमिंग का नाम सुनता है तो वो भी डर जाता है। ये किडनैपर यानखोए होता है, जिसके फादर के साथ ये काम कर चुके हैं और ये इन्हें 1 मिलियन की डिमांड करता है और इनसे अकेला आने का कहकर कॉल कट कर देता है। फिर ये यांजो को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर यांजो परेशान हो जाता है और कहता है कि हमें हर हाल में उसको बचाना होगा। साथ ही अपने फादर से कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिसपे इसके फादर डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, उन्होंने पैसे मांगे हैं और अगर हमने ऐसा किया तो वो उसे मार देंगे। लेकिन यांजो के समझाने पे वो भी मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन लोकेशन का दिखाया जाता है। इनकी फैमिली यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन क्योंकि ये अमीर लोग होते हैं तो सारा मीडिया भी यहाँ पर पहुँच जाता है और साथ ही पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। फिर ये इनसे बोलते हैं कि हमें ढूंढना होगा कि वो लोग कहाँ हैं। साथ ही शॉमिंग की मदर का दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। फिर शॉमिंग का सीन दिखाया जाता है कि किडनैपर ने उसे रूफ टॉप पर रखा होता है। फिर वो यांगजो के फादर को कॉल करता है और उनसे ऊपर अकेला आने का कहता है। यांगजो के फादर ये कॉल स्पीकर पे डाल देते हैं और इसे यांगजो और पुलिस वाले भी सुन लेते हैं। फिर शॉमिंग किडनैपर से कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं लगते, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुमसे ये काम करवा रहा है। वो शॉमिंग का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पे छुरी रखता है और कहता है कि तुम गलत हो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। यांगजो के फादर पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि उसने मुझे अकेला ऊपर बुलाया है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आपका अकेले ऊपर जाना मुनासिब नहीं है। तो यांगजो कहता है कि आप मत जाएं, मैं जाऊंगा ऊपर, क्योंकि मैं फाइट कर लेता हूँ तो मैं हैंडल कर लूंगा। ये जैसे ही ऊपर आता है तो याहू शॉमिंग के गले पर छुरी रखकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे पीछे होने का कहता है, और क्योंकि उसने शॉमिंग के गले पे छुरी रखी होती है तो वो डर के मारे पीछे भी हो जाता है। यांगजो किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर आ गया हूँ, तो अब शॉमी को छोड़ दो। वो पैसे लेकर करीब आने की करता है तो किडनैपर उसे रोक देता है। शॉमिंग उसे देखकर रो रही होती है और कहती है कि ये बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो यांगजो के आगे एक क्लिफ फेंकता है और उसे कहता है कि इसे हाथों में पहन लो और पैसे लेकर मेरे करीब आ जाओ। यांगजो बिल्कुल ऐसा ही करता है और आगे बढ़ता है और फिर अचानक से बैग घुमाकर उसके ऊपर मारता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। यांगजो को क्योंकि फाइटिंग आती है तो उसे नहीं लगती, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में किडनैपर यांगजो को एकदम धक्का देता है और वो शॉमी को जाकर लगता है और वो बिल्डिंग से लटक जाती है। अब जैसे ही शॉमी की मदर और ये सब उसे लटका हुआ देखते हैं तो वो चीखने लगते हैं। वहीं यांगजो शॉमी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता। फिर वो किडनैपर इनसे कहता है कि अब तुम दोनों को पता चलेगा, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे खोने का दर्द क्या होता है। ये बात कर रहा होता है कि अचानक से पिस्टल चलती है और किडनैपर के हाथ पे लगती है। ये पिस्टल पुलिस ऑफिसर ने चलाई होती है और फिर सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और किडनैपर को घेर लेते हैं और वहीं यांगजो भी शॉमिंग को बचा लेता है। किडनैपर से लड़ते हुए यांगजो के हाथ पर भी लग जाती है।
फिर यांगज़ाओ और शॉमी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस चीज़ पर खुश होते हैं कि हम दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। फिर शॉमिंग और यांगज़ाओ नीचे आते हैं तो इसकी माँ बढ़कर इन्हें गले से लगा लेती है। फिर शॉमिंग अपनी मम्मा को दिलासा देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। फिर यांगज़ाओ के फादर उससे कहते हैं कि यहाँ पे लोग इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, तो क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो कि इन्हें इंटरव्यू दे दो। तो जिसपे वो हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्लास चल रही है और शॉमिंग अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बैठी है और सब क्लास लेने के बजाय इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ तो मीडिया पर आई थी, इसी वजह से सबको इसके बारे में पता है। फिर क्लास खत्म होती है और ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं आती हूँ। शॉमिंग की दोनों फ्रेंड्स जीटोंग और यांगशी बाहर बैठी होती हैं और फिर शॉमिंग यांगशी का गिफ्ट लेकर आती है क्योंकि उसकी बर्थडे होती है। तो जीटोंग कहती है कि तुम तो वैसे भी इसके साथ ही ज़्यादा करती हो, तो मेरा गिफ्ट नहीं लेकर आई। लेकिन शॉमिंग क्योंकि बहुत अच्छी नेचर की होती है तो वो उसे भी गिफ्ट देती है और उसे मना लेती है। और फिर अचानक से यांगज़ाओ की कॉल आ जाती है और वो इसकी खैरियत पूछने लगता है। जैसे ही इसकी फ्रेंड्स को लड़के की आवाज़ आती है तो ये दोनों भी अलर्ट हो जाती हैं और इसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। फिर यांगज़ाओ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है तो ये कहती है कि ये टीवी से ज़्यादा रियल में बेहतर लगता है। फिर यांगज़ाओ शॉमिंग से कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहा हूँ और फिर हम दोनों साथ लंच पे चलेंगे। कॉल करते ही इसकी फ्रेंड्स इसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अब रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों लंच करने के लिए आए होते हैं। वो इससे पूछता है कि आज तुम्हें कॉलेज में कोई मसला तो नहीं हुआ, जिस पे वो कहती है कि नहीं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि यांगज़ाओ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इस बार मैं वापस क्यों आया हूँ, मेरे जाते वक्त तुमने मुझसे कुछ वादे किए थे जो मैं आज तक नहीं भूला। फिर वो अपनी जेब से एक पॉकेट निकालता है और शॉमिंग के हाथ में देता है। शॉमिंग उसे जैसे ही खोलती है ये एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस होता है जिसमें एक रिंग भी लगी होती है। यांगज़ाओ शॉमिंग को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शॉमिंग मुस्कुराने लगती है और उसे हाँ कह देती है। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं तो मुझे दूसरे ड्रामा का नेम बताइएगा जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।